नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, एक बार फिर बड़ी साजिश नाकाम हुई है देश को दहलाने की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त की बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को आज नाकाम कर दिया। यहां पर एक सेंट्रो कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सेंट्रो कार में लगी नंबर प्लेट मोटरसाइकिल की है। सुरक्षा बलों ने सेंट्रो से मिले आईईडी को नष्ट कर दिया। तो साल 2019 में हुए पुलवामा हमले जैसे ही क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी? आपको याद होगा, पिछले साल ही ठीक ऐसे ही विस्फोटकों से भरी कार को सीआरपीएफ के काफिले में एक बस से टकरा दिया गया था, जिसमें हम अपने 40 जवानों को खो चुके हैं। क्या वैसी ही वारदात फिर से करने की कोशिश थी? और इस बड़ी घटना को पहले ही हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। और चलिए सीधा रुक करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ सोहाफ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। आसिफ, सबसे पहले तो पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताइए, कैसे पूरी साजिश को नाकाम किया गया? दक्षिणी कश्मीर में आइनगोंड राजपुरा पुलवामा का ये इलाका है जहां पर ये घटना सामने आई। यहां बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा सबसे पहले इस आईडी फिटेड सेंट्रो कार को ब्लास्ट करने के बाद, तबाह करने के बाद अब यहां फोर्सेस द्वारा कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। कुछ जगहों पर बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन शायद जल्द शुरू किया जाएगा, क्योंकि खुफिया एजेंसीज ने इस तरह की जानकारी दी है। जो सूत्रों से हमें पता चला है कि शायद हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों ने इस गाड़ी को यहां पर अबेंडन किया था इस इलाके में, और ये जो पूरी साजिश थी कोई बड़ा ब्लास्ट करने की भी यहां पर हो सकती थी। और जिस प्रकार से गाड़ी ब्लास्ट होने के साथ पता चला है कि इसमें काफी मात्रा में आईडी फिटेड था, आरडीएक्स और दूसरा एक्सप्लोसिव फिटेड था। इसको देखते हुए अब फोर्सेस जो है पूरे मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन कर रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है और साथ ही साथ फोर्सेस के आला अधिकारी भी। लेकिन आसिफ, एक बात बताइए, इससे पहले भी पुलवामा में ऐसी ही बड़ी साजिश 2019 भूला नहीं जा सकता, जब अंजाम दिया गया था। हमने अपने 40 जवानों को खोया था। क्या इस बार भी कुछ उसी तरह की प्लानिंग थी इन आतंकियों की? जिस प्रकार से इस सेंट्रो कार के ब्लास्ट से पता चला, पूरे इलाके में जो है लोगों के घरों की खिड़कियां हिल गई, कुछ शीशे टूट गए, मकान जो आसपास थे वो पूरी तरह से हिल उठे इस धमाके से। जब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस गाड़ी को तबाह किया तो उससे साफ ये जाहिर होता है कि एक बड़ा धमाका करने की साजिश थी यहाँ पर मिलिटेंटों की। पुलवामा जैसी उतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता था या नहीं, ये कहना तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जरूर इतना साबित हो रहा है कि एक बड़ा यहाँ पर हादसा टल गया है। जिस प्रकार से मिलिटेंटों ने पूरी प्लानिंग की थी, एक गाड़ी को आईडी फिट करके उसमें आरडीएक्स लगा के फोर्सेस पर हमला करने की साजिश थी। इसके चलते ये जरूर है कि एक बड़ा हमला जरूर मिलिटेंट करना चाहते थे, जिसे फोर्सेस ने यहाँ पर नाकाम कर दिया है इस गाड़ी के पकड़ने के बाद। और हो सकता है कि यह पुलवामा जैसा ही उसके स्तर का नहीं, लेकिन उसके जैसा ही एक बड़ा हमला साबित हो सकता है। बहुत बड़ी बात आसिफ आप बता रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका हम तक विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। तो माना यही जा रहा है कि पुलवामा में जिस तरीके की आतंकी वारदात को पिछले साल जैश ने अंजाम दिया था, उसी तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। लेकिन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की साझा कार्रवाई में आतंकियों की इस बड़ी साजिश को पहले ही हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें एक बार फिर से, एक सेंट्रो गाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए, जिसके बाद सूचना मिलते ही इस सेंट्रो गाड़ी को पहले तो उड़ा दिया गया। लेकिन सोचिए इंटेंसिटी कितनी थी विस्फोटकों की कि आसपास के जो घर थे उनके शीशे तक जब ब्लास्ट हुआ तो चकनाचूर हो गए। और ऐसे में साफ माना जा सकता है कि बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई मानवता के खिलाफ। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले महज 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 6,566 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 194 लोगों की मौत हो गई। वहीं मरीजों का आंकड़ा 1,58,333 तक पहुंच गया है। अब तक कुल मिलाकर के सबसे दर्दनाक दुखदाई ये है कि 4,531 लोगों को हम गंवा चुके हैं जिनकी मौत हो गई कोरोना से, और साथ ही
अच्छी बात यह है कि 67,691 लोग ठीक भी हुए हैं। जो रिकवरी रेट है भारत में वो बहुत अच्छी है और इसलिए भी कहा जा सकता है कि कोरोना से भारत लड़ सकता है, लेकिन एहतियात के साथ। पिछले महज 24 घंटे की बात करें तो देखिए, लगातार आप पिछले कुछ दिनों पर गौर कीजिए, 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और आज भी 6,566 नए केसेस तस्दीक किए गए हैं महज 24 घंटे के भीतर। और कोरोना से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें, कोरोना पर कैबिनेट सचिव राज्यों के साथ एक अहम चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा सुबह 11:30 बजे होगी। कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये चर्चा होगी राज्यों के सचिवों के साथ। लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद की रणनीति पर दरअसल चर्चा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है कि आखिर अब आगे क्या होगा, प्रारूप क्या होगा। इससे पहले भी अभी कल ही हमने देखा, जब राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए तब भी उन्होंने यही सवाल पूछा था कि देश को ये पता होना चाहिए कि अब आगे आप क्या करने जा रहे हैं, कोरोना से लड़ने की आपकी रणनीति क्या है। तो इसी बाबत राज्यों के साथ चर्चा हो सकती है। मुख्य स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। हम सीधा रुख करते हैं प्रशांत देव का, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, 11:30 बजे बैठक है, लेकिन क्या कयास इस बैठक को लेकर के एक तो लगाए जा रहे हैं, प्रारूप क्या हो सकता है, कोई जानकारी? देखिए, जो 11:30 बजे जो मीटिंग है उसमें बेसिकली जो जानकारी ली जाएगी तमाम सोर्सेस से, तो उसमें देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्वास्थ्य सचिव को भी बुलाया गया है। बेसिकली ये मीटिंग जो है स्वास्थ्य सचिव से है, तमाम राज्यों के, चाहे यूटी के हो या स्टेट हो। और इसके अलावा जहाँ पे जो कुछ शहरों का नाम दिया गया, जिसमें मुंबई, दिल्ली, जोधपुर, ऐसे शहर जहाँ पे केसेस ज्यादा हैं, वहाँ के कमिश्नरों को भी बोला गया है कि वो भी अपना फीडबैक दें। ये एक फीडबैक दिया जाएगा कैबिनेट सचिव को। उसके बाद जो है इस पे आगे एक नई रणनीति बन सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लॉकडाउन 5 की तैयारी है। 2 महत्वपूर्ण मीटिंग पिछले 24 घंटे में कहा जाए कि हुई है। कल जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मीटिंग बुलाई गई थी एम्पावर्ड ग्रुप की। एम्पावर्ड ग्रुप जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तमाम चीजों को चलाता है लॉकडाउन में, कल उनकी मीटिंग हुई। और अब जो है 11:30 बजे राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी ये मीटिंग कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब चूंकि 31 तारीख को लॉकडाउन 4 खत्म होगा और जाहिर सी बात है कि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसके बारे में उसको ध्यान में रखते हुए शायद नई रणनीति के तहत लॉकडाउन 5 सामने आ सकता है। शुक्रिया आपका प्रशांत इस पर जानकारी देने के लिए, और नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। कोरोना को लेकर दिल्ली से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी को कोरोना हो गया है। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले शाहदरा के एडिशनल डीसीपी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं मधु विहार इलाके के एसएचओ, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। साथ ही दिल्ली में अब तक 231 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देखिए, 231 कुल मिलाकर के अभी तक दिल्ली में ऐसे पुलिसकर्मी जो कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। शाहदरा के एडिशनल डीसीपी भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। अब नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। और बड़ी बात यह है कि जो फ्रंट लाइनर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स, असल में वो प्रभावित हो रहे हैं बड़ी तादाद में। मुंबई में भी लगभग 2000 तक ये संख्या जा पहुंची है। तो दिल्ली में देखिए 231 केसेस कुल मिलाकर के, ये ऐसे केसेस हैं जो कि हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। और डराने वाली बात है क्योंकि इन्हीं के जिम्मे होता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिन पर रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है, जब वो प्रभावित होंगे तो सीधा सीधा निचले स्तर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में फिर उनके संपर्क में आए तमाम पुलिस वालों को क्वारंटीन करना पड़ता है। तो ऐसे में जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती होती है उन पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। अब इस खबर से जुड़ी अपडेट आगे भी आपको पहुंचाएंगे, क्या जानकारियां सामने आती हैं। लेकिन अभी बात एक और आज की अहम खबर की, और ये अहम खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस आज स्पीक अप इंडिया इस नाम से ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत कर रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह अभियान चलेगा। इस अभियान में पार्टी के 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वीडियो संदेश भी देंगे।
आपको बता दें कि इस अभियान के तहत कांग्रेस सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज को मुखर तरीके से उठाने वाली है। पार्टी के सभी बड़े नेता कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। ये तरीका होगा स्पीक अप इंडिया का। अभियान के तहत आर्थिक बदहाली, एमएसएमईज और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी ऑनलाइन। 50 लाख कार्यकर्ताओं को इसके साथ कांग्रेस की जोड़ने की तैयारी है। और इससे पहले कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर के एक ट्वीट भी किया है। हम आपको दिखाते हैं वो ट्वीट। उन्होंने क्या कहा है, सरकार पर कैसे निशाना साधा है कि जब मजदूर हाथ धो रहे हों जान से, आप कुछ तो बोलो अपनी जुबान से। आगे लिखते हैं, सरकारें चलती नहीं दंभ और अभिमान से, मजदूरों की आवाज उठेगी पूरे जोशो जान से। रमन कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। रमन, राहुल गांधी तो लगातार कर ही रहे हैं, एक विपक्ष की भूमिका प्रखर तरीके से वो उठाते रहे हैं, ऑनलाइन चर्चाएं करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके, पत्रकारों से बात करके। अब इसकी जरूरत किस स्तर पर महसूस की जा रही है और क्यों? देखिए, सरकार पे दबाव बनाने की एक रणनीति है। कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि 11 बजे से 2 बजे तक वो ऑनलाइन अपने कार्यकर्ताओं से बात करेगी, एक संदेश देने की कोशिश करेगी। और 11 बजे सोनिया गांधी खुद वीडियो संदेश जारी करेंगी और इसके कुछ ही अंतराल के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शशि थरूर, सब बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं को संदेश जारी करेंगे। और इसका मुख्य मकसद है कि अभी कोरोना संक्रमण के दौरान जिस बड़ी तादाद में मजदूरों की हालत खराब हुई है, नौकरियां खत्म हुई है, बेरोजगार हुए हैं लोग, उनके खाते में कम से कम 10,000 रुपए जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। वो केंद्र सरकार पे दबाव डालने की एक रणनीति कांग्रेस पार्टी की है कि अगर उनके खाते में पैसा नहीं डाला गया तो उनकी और भी खराब हालत हो सकती है। क्योंकि जो 20,000 करोड़ पैकेज की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है, वो पैकेज लोन है, वो पैकेज जो है किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है आज के कार्यक्रम के जरिए कि 10,000 रुपए मजदूरों के, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके खाते में डाला जाए जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। शुक्रिया रमन आपका इस विशेष जानकारी के लिए। तो 11 बजे से 2 बजे तक जो मुख्य बातें सामने आएंगी इस वार्ता से निकलकर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। न्यूज़ 24 के साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन इस वक्त हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण मसला उठा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक ऑडियो वायरल होने के मामले में पार्टी पर उंगली उठाए जाने से आहत होकर अपना इस्तीफा देने की बात कही है। दरअसल ये पूरा मसला पीपीई किट से जुड़ा हुआ है और पीपीई किट खरीद में हुए घोटाले से जुड़ी बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। अधिकारी की बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद स्वास्थ्य निदेशक को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और अब प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बिंदल ने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ऐसा मानना है, इस प्रकरण की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए मैं अध्यक्ष होने के नाते अपना त्याग पत्र मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को प्रेषित कर रहा हूं।